हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में भी हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की कोशिश की थी। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर हम देखेंगे आज कि किस तरह से हम विद्युत धारा को देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जहाँ से छोड़ा था उसे थोड़ा सा पहले बस देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मेटल का क्या होता है। मेटल के अंदर आपने पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी चीजें होती है। जब उनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं, तो गति करने के माध्यम से क्या होता है, उनके अंदर चार्ज उत्पन्न करता है। और एक मेटल का क्या होता है, गुण होता है जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर चला जाता है। ठीक है, तो चार्ज आपको बता देता है। चार्ज को सबसे पहले थेल्स नामक है जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा था। ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन दी थी वो दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद हमने चार्ज से रिलेटेड सारी चीजें जो होती हैं, जैसे चार्ज के अंदर कौन कौन से चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन से चार्ज पाए जाते हैं। एक तो हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता था नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक जैसे चार्ज होते हैं, ठीक है, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। ये यहाँ तक हमने पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि हमारे पास जो एक तरह का होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। मान के चलो कि कोई ये इलेक्ट्रॉन है, कोई हमारे पास चार्ज है। ठीक है, 1 कूलम का कोई चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग एरिया का क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस सराउंडिंग में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, अगर मान के चलो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसकी रेंज के अंदर से, इसके जहां पर ये फोर्स लगा सकता है, इस रेंज तक अगर कोई भी चार्ज इसके अंदर आ जाता है तो उस पर क्या लगा सकता है, ये फोर्स लगा सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी इसकी जो फील्ड है, इसके अंदर जैसे मान लो ये पॉजिटिव हमारे पास क्या था, चार्ज था, तो इसकी जो फील्ड है इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या कर देगा, हमको पता है पहले हमने देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ से भगा देगा। चल भाई यहाँ से तेरा कोई काम नहीं है, तो यहाँ से भाग। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को इसने क्या कर दिया, फोर्स लगा के बाहर ले दिया। लेकिन अगर यहीं पर तो कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये सारा क्या इसका फील्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा एक चुंबक होती है, चुंबक। अगर हम किसी कील को, लोहे की जो कील होती है उसको चुंबक के पास ले जाएंगे, ये चुंबक हमारे पास मान लो। अब इस कील को अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, एक फील्ड होगा जिस तक ये क्या लगा सकती है, फोर्स लगा सकती है। इसे बाहर, अगर इसकी फील्ड से अगर बाहर चुंबक है तो वो हमेशा पड़ी रहेगी, उसको कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये कील इसके यहाँ पर आई, इसके फोर्स में आ गई, इसके फोर्स में आके क्या लगा देगी, अपनी तरफ इसको खींच लेगी और ये इसकी तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से किसके अंदर होता है, चार्ज के अंदर भी यही फंडा होता है। तो फंडा क्या है, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक ये अपनी ताकत लगा सकती है। ठीक है, तो ऐसे मान लो चलो मेरे हाथ है, जहां तक मेरे हाथ की रीच है वहां तक इसका क्या है, फोर्स है। ठीक है, इससे बाहर की अगर कोई चीज है तो ना तो उसको छू पाऊंगा और ना मेरा हाथ उसकी तरफ जा पाएगा। तो उसी तरह क्या होता है, एक चार्ज होता है। चार्ज क्या करता है, अभी इतना मान लो चलो इतने एरिया में कोई चार्ज यहाँ से इतना देखो, ठीक है, इस पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगा रहेगा। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर आया तो ये अट्रैक्ट किया क्या कर देगा, इसको रिपेल कर देगा। अट्रैक्ट और रिपेल करना हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कैसे होता है और एक दूसरे की तरफ मतलब दूर कैसे होता है। जब पॉजिटिव चार्ज यानी एक जैसे चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। ये होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने क्या करा था, इसके अंदर देखते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है वो चार्ज कैसे होती है, वस्तु चार्ज कैसे होती है। अब ये मान के चलो
कोई भी पदार्थ हमारे पास, कोई भी मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों के ऊपर क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम क्या होता है? चार्ज होता है। ये हमको पता है। अब मान लो ये हमारे पास एक वायर है, एक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर और नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे चार्ज इसके अंदर है। अब जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे? कि न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल? इस टाइम पर ये न्यूट्रल है, ना तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, ना ही पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हमको किसी भी दूसरी वस्तु में क्या लाना है? चार्ज को लाना है, ठीक है, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? हमें इसके साथ फ्रिक्शन करवाना पड़ेगा। फ्रिक्शन के माध्यम से क्या हो जाता है? जैसे मान के चलो हमारे पास एक ग्लास की रोड है, ये मान लीजिए ग्लास रोड है, और ये हमारे पास एक कपड़ा है, मान लीजिए ये कपड़ा है और ये है एक ग्लास रोड। अगर इसके अंदर भी अब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब ये क्या है? हमारे पास एक कपड़ा है। अगर मैं इस कपड़े से इसको रब करता हूँ, लेकिन जो कपड़ा है मान लीजिए सिल्क का होना चाहिए, ठीक है, सिल्क रेशम का कपड़ा होना चाहिए। अगर मैंने इसको इससे रब किया, ठीक है, सॉरी, इसको मैंने इसे क्या किया? रब किया। रब करने से क्या है? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी था और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी था। अब क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या है? इसका कुछ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? इसमें आ गया, और इस पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले क्या थे? जितनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज था उतनी मात्रा में क्या था? नेगेटिव चार्ज। जैसे जब हमने क्या किया, इस कपड़े से इसको रब किया, तो इसके कुछ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गए? इस पे आ गए। अब क्या होगा? पहले ये क्या थे? दोनों न्यूट्रल थे। जैसे ही फ्रिक्शन लगाया, फ्रिक्शन से क्या हुआ? कुछ इसके जो नेगेटिव पार्टिकल है वो सिल्क के कपड़े पर चिपक गए। और अब पहले तो मान लो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव थे, प्रोटॉन थे। अब तो जब तक तो ये क्या थे? दोनों के दोनों बैलेंस थे। जैसे ही अब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई, इसके साथ रब करवाया, तो अब क्या हो गए? मान चलो यहाँ पर 10 तो क्या रह गए? पॉजिटिव प्रोटॉन हो गए, और यहाँ पर मान चलो अब 7 क्या रह गए? इलेक्ट्रॉन रह गए। अब आपको पता है कि यहाँ पर 10 ज्यादा हो गया, यानी इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रोटॉन रह गए। और प्रोटॉन क्यों ज्यादा रह गए? क्योंकि जो इसके साथ फ्रिक्शन करवाया था, इससे कुछ जो इलेक्ट्रॉन जिसके नेगेटिव चार्ज था वो क्या आ गया? कपड़े पे आ गया, और कपड़े पे आने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया? इनका जो चार्ज का इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे रहेगा और थोड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही मान लो हम सर्दियों में क्या करते हैं? हाथों को रब करते हैं ऐसे, ठीक है। अब रब करने से क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इसके चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस पे है, तो ये क्या हो जाते हैं? इम्बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पाते। अब मूव नहीं कर पाते तो उसका कारण भी समझेंगे थोड़ी देर के बाद कि कैसे मूव नहीं करते, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी वस्तु को हम चार्ज कैसे करते हैं। आपने बिजली का उदाहरण बताया था कल। आप जैसे कंघी वगैरह करते हैं, तो कंघी से क्या है? आपने बालों को जैसे कंघी किया, तो आप जैसे ही उसको थोड़े से पेपर के पास ले गए तो उस कंघी ने उस पेपर को उठा दिया, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं? कंघी के अंदर चार्ज आ जाते हैं। वो छोटी छोटी हल्की चीजों को क्या है? उठाने में समर्थ हो जाता है, लेकिन वो फ्लो नहीं करता। वो भी बताएंगे कि फ्लो क्यों नहीं करता है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ लिया, और इलेक्ट्रिक किस पदार्थों को हम कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब देते हैं, तो कोई किसी भी पदार्थ को हम चार्ज कैसे देते हैं वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद आता है कि जो एक कूलम होता है, एक कूलम आपको पता है, कूलम जो चार्ज होता है क्यू, ठीक है, उसको हम किसमें मापते हैं? कूलम में मापते हैं। कूलम एक ऐसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है जिसका यूज हम
फर्दर बड़ी क्लासों में करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी छोटी यूनिट भी है, कूलाम की क्या है, छोटी यूनिट भी होती है, छोटी यूनिट होती है। ये तो बड़ी यूनिट है कूलाम, ठीक है, कूलाम कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, लेकिन इसकी छोटी होती है एक मिली कूलाम, मिली कूलाम, ठीक। और एक होती है माइक्रो कूलाम। अगर मिली कूलाम देखें तो हम इसको लिखते हैं एम सी, ठीक है, और इसको बोलते हैं म्यू सी। अब जो एक मिली कूलाम होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 कूलाम के बराबर होता है। और जो एक माइक्रो होता है, माइक्रो इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, एक माइक्रो कूलाम वो होता है 10 की पावर -6 कूलाम। ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है इसकी कूलाम, लेकिन हम इन्हीं का यूज करते हैं ज्यादातर, कूलाम होती है बड़ी यूनिट, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि चार्ज किसमें मापते हैं, कूलाम में मापते हैं, और कूलाम की भी फर्दर आगे डिवीजन है, तो उसको सब डिवीजन किया हुआ है मिली कूलाम में और माइक्रो कूलाम में, ठीक। अब आपको चार्ज बता दिया कि अपना चार्ज कैसे होता है। अब कोई आपसे पूछ रहे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछली क्लास में हमने Q बराबर है n पढ़ा था, और आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताई थी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ये होती है, बताई थी। अब यहाँ से अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और Q की वैल्यू तो हमको पता ही है, Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। तो 1 कूलम में कितने n होते हैं ये हमको ज्ञात करना है। मान लो थोड़ा साइंटिफिकली बता, कोई पूछ ले कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज होते हैं, तो अब क्या करेंगे, Q की वैल्यू तो हमारे पास पता है 1 है, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हमको पता है। अब ये क्या है, n को यहाँ पे रखते हैं तो 1 अपॉन ये सारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर आपको पता है ये नीचे एक ऐसी यूनिट है माइनस में, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/1.6 इंटू ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगी 19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मान के चलो इस ये 1.6 को हटाने के लिए इसके डिवाइड में कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो पॉइंट हट गया। तो अब ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 जैसे ही ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ से मान के चलो एक और ले लेते हैं इसे 10 इंटू जैसे एक लिया तो इस पर क्या हो जाएगा, एक और 10 ले लिया इंटू में 10 की पावर 18 रहेगा अपॉन 16। अगर इसको फर्दर आगे तोड़े तो 10 इंटू 10 100 इंटू 10 की पावर 18 कूलम अपॉन 16। अगर इसको काटेंगे 6.25 ठीक है, तो एक n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, ठीक है। यहाँ से हमको थोड़ी एक फॉर्मेशन का पता लग जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड आगे करते हैं तो कैसे चीजें हमारे पास आती है, तो एक n की वैल्यू हमको पता जाती है कि n की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। बात करें तो यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि जो चार्ज होता है, जो करंट होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर जो सब्सटेंस होता है वो कितनी तरह का होता है। सबसे पहले अगर किसी भी पदार्थ के अंदर से जो चार्ज होते हैं वो आसानी से गुजर जाएं, अगर आसानी से नहीं गुजरे या मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो तो किस तरह से यूज हो। तो पदार्थ 3 प्रकार का पदार्थ है। एक तो होता है कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है चालक। एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। और एक होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। 3 तरह के चालक होते हैं हमारे पास। एक इसको बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कंडक्टर, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली से बिल्कुल आसानी से आराम से फ्लो हो जाए, ठीक है। मान लो एक ये तार हमारे पास, इसके अंदर से चार्ज गए तो इजीली से फ्लो हो गए।
ठीक है, कोई रुकावट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, इसके अंदर से जैसे हमारे घरों में क्या आती है, लाइट आती है, तो उनके अंदर से बिल्कुल चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली से फ्लो हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वो सारे के सारे जो तार होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा सुचालक किसका, करंट का है, यानी चार्ज का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो करती है चांदी। लेकिन चांदी आपको पता है कितनी मूल्यवान धातु है, जिसके कारण हम क्या नहीं बना पाते उसको, तार तो वैसे बना देते हैं, फिर क्या है वो अगर हम डोरी वगैरह में जो बड़े तार होते हैं और उनमें इस्तेमाल करेंगे तो उनमें चोरी होने के ज़्यादा चांसेस है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तांबे का यूज़ करते हैं। तांबे में एल्यूमिनियम, ठीक है, तांबे का और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तांबे के तार से बिल्कुल झट से क्या चली जाती है, बिजली चली जाती है, और एल्यूमिनियम जो बड़ी लोही होती है हमारे पास, उसके अंदर जो सफेद कलर के तार होते हैं, ठीक है, तो इससे व्हाइट बेस होते हैं, वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के तार। तो आपने देखा होगा कि घरों में हम अगर यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, तांबे के तार या एल्यूमिनियम के तारों का यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, उजाला होता है, उजाला। अब ये क्या है, आप कितना भी जोर लगा लो इनके अंदर से क्या नहीं जाएगी, विद्युत पास नहीं होगी, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इनके अंदर से फ्लो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सारी क्या होती है, धातु होती है, नॉन मेटल्स होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसको, ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, ठीक है। तो जिसके कारण इनके अंदर से कोई भी चार्ज, कोई भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी हो गया, और क्या होगा हमारे पास, कांच हो गया, रबर, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये सारे इंसुलेटर का काम करते हैं, इनके अंदर से विद्युत पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है, धातु है, यानी इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है इंसुलेटर। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब ये होता है थोड़ा सा, ठीक है, सेमी। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से क्या है, थोड़ा करंट गुजर जाता है, थोड़ा करंट गुजर जाता है, ठीक। तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक। अब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर हमने देख लिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम बात देखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। रेट का मतलब होता है टाइम, और जिस टाइम से जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है सॉरी, वो बह रहा है। मान लीजिए एक हमारे पास ये तार है, ठीक, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड में कितना हो रहा है, मान लो चलो जैसे एक बड़ा कर देंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन है ये। अब इसके अंदर से जो करंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बह रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना जा रहा है, उसको क्या बताता है, ये करंट को बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। आसान बात है, मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया है। अगर हम इसको देखें, आई को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट से। आई बराबर होता है Q/T, यानी एक सेकंड में अगर कितने चार्ज गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम करंट। इसको अगर फर्दर आगे देखा जाए तो आई को हमेशा क्या मानते हैं हम, एम्पियर में मानते हैं। एम्पियर, एक एम्पियर करंट है वो किसके बराबर होगा,
जो 1 एम्पीयर करंट होता है वो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलम, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम क्या गया है, चार्ज गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पीयर बोलेंगे। और जो एम्पीयर होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी जो हमारी विद्युत होती है, विद्युत उसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, विद्युत की एम्पीयर होती है, एम्पीयर। ठीक, एम्पीयर आपको पता लग गया क्या होता है एम्पीयर। अब किसी भी चीज के अंदर, कोई भी अगर हमारे पास धातु है, अगर कोई भी हमारे पास तार है, उसके अंदर से जो करंट है वो बह तो रहा है, उसका पता कैसे चलता है, हमको क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास ताकि हमको पता चल जाए कि इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, वो होता है हमारे पास एमीटर, 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 एमीटर। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इसके अंदर दो चीजें पाएंगे आपको, एक तो मिलेगा आपको रेड, रेड वाला पार्ट मिलेगा, और एक मिलेगा आपको ग्रीन वाला पार्ट, नहीं सॉरी ब्लैक वाला पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट। अब क्या होता है, जो रेड वाला पार्ट है इसके अंदर वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर हमको किसी भी तार के अंदर से क्या करनी है कि इसके अंदर से कितनी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना बह रहा है, तो उसका यूज कैसे करेंगे, हम एमीटर का यूज करेंगे। तो एमीटर के अंदर जैसे हमने रेड वाले हिस्से में पॉजिटिव वाला और ब्लैक वाले में नेगेटिव वाला बताया, तो इसकी जो सुई है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट, मतलब जो पॉइंट आउट करने लग जाती है, वो लेफ्ट टू राइट होना चालू कर देती है। उसके बाद हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ये सारा सिंपल चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको बताया क्या जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट इसको किस में मापते हैं, एम्पीयर में मापते हैं, एम्पीयर। अब जो एम्पीयर है ये एक बड़ी यूनिट है, अगर एम्पीयर को अगर छोटी यूनिट करके देखें तो क्या हो जाती है, मिली एम्पीयर, मिली एम्पीयर। ठीक है, मिली एम्प, और मिली एम्प क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पीयर। उसके बाद और छोटी यूनिट अगर देखते तो माइक्रो एम्पीयर होता है, माइक्रो एम्पीयर। अगर माइक्रो एम्पीयर को देखें तो हम क्या होता है, 10 की पावर -6 एम्पीयर, ये होता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हमने देख ली है। इलेक्ट्रिक करंट का है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड के अंदर रेड रेड क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। करंट जो हमारे घरों में जो आप लाइट वगैरह में यूज करते हो, टीवी वगैरह चलाने में यूज करते हैं, वो होता है। ठीक, वो और उसकी अगर हमको देखना है कि वो कितने एम्पीयर का है, तो कितने एम्पीयर का है तो हमको एम्पीयर का यूज करना पड़ता है। सारी सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होता है हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, हमारे पास जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज, उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, पोटेंशियल को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल होता है क्या। पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, विभव। अब ये विभव होता क्या है, हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, एक चार्ज है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है। अब इस चार्ज का कोई ना कोई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया। अब कोई भी दूसरा चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा दूर पड़ा है, बहुत ही ज्यादा दूर का मतलब है, मान लो ये है इंफिनिटी, इंफिनिटी पर एक क्या है, चार्ज है। इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो इस पर वर्क किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, चार्ज है, इस चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं वर्क 1। ठीक है, अगर मान लो कोई चार्ज यहीं पे है,
और दूसरा चार्ज है वो उसको यहाँ पे लाने के लिए, मान चलो ये चार्ज इसके पास नहीं है, ठीक, जैसे ही यहाँ पे आया ये तो इसने इसको खींच लिया। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो आपको बता रखा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता तो ये होता है, तो यहाँ आने के बाद जो इसमें क्या लगानी थी, पावर लगानी थी, जो फोर्स लगानी थी, वो क्या करेगा, इसको रिपेल भी कर सकता है, ठीक है, वो हमने देख लिया। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये वाला जो चार्ज है कोई इसको भी इनफिनिटी से आने के लिए मान चलो हमने पूरा पूरा इसको इसकी जो फील्ड है इसे थोड़ा सा बाहर रखा है, इसको मान लेते हैं W2, ठीक, वर्ग डन हमने किया है 2। अब आपको पता है कि कोई चार्ज है Q, ये Q1 था और ये Q था। अब इसको हमने ज्यादा दूर लाया, सीधी सी बात है, यहाँ से इसको पूरा पूरा बहुत सारा काम करवाया करके हमने यहाँ पे लाया, तो यहाँ तक तो इसका क्या है, यहाँ तक हमने W1 से ज्यादा काम किया हुआ। लेकिन यहाँ तक आने में Q2 से कोई यहाँ तक आने में तो इससे तो कम ही काम करना पड़ेगा। अगर हम माने चलो मैं इसको यहाँ से लाने के लिए यहाँ तक मेरे पास लाता हूँ, लेकिन उसको मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ, तो इसका काम तुम जो पहले वाले ने तो काम ज्यादा किया है, तो W1 जो होता है वो बड़ा होता है W2 से, इस स्थिति, ठीक है। हमको तो सीधी सी बात है, हमको तो क्या पता करना है, पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, इनफिनिटी से कोई भी जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किसी आउटसाइड या इन्फिनिटी पर पड़े चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है, आपको बता दिया कि आउटसाइड पर कोई चार्ज था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जो काम करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए लाने के लिए जो काम किया जाता है। दूसरी बात हम इसको क्या बोल सकते हैं, V का मतलब होता है वोल्टेज, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, वर्क करवाना है इसको चार्ज को लाने के लिए। चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क किया उसको क्या बोलते हैं, हमें वोल्ट बोलते हैं। ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम थोड़ा सा अलग रूप में समझेंगे कि होता कैसे है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, विभव अंतर, ठीक है। विभव अंतर यानी वोल्ट, इसी को भी वोल्टेज ही बोलते हैं, वोल्टेज। और वोल्टेज का हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि V बराबर होता है W/Q, इसका फॉर्मूला सेम टू सेम होता है यही होता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है। इसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, मान के चलो हमारे पास एक बैटरी है, आपने देखा होगा ऐसा सेल होता है हमारे पास, ठीक है। इसका एक टर्मिनल तो कहता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। अगर इस टर्मिनल से मैंने एक तार को इसको जोड़ दिया, अब आपको पता है कि इस हिस्से में तो क्या भरे पड़े हैं, नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है, और इस हिस्से में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये सेल हमारे पास बैटरी छोटी सी जो हमें अंगड़िया वगैरह में डालते हैं, 5 रुपए वाला 10 रुपए वाला सेल, तो वो कैसे वर्किंग करता है। अब ये मान चलो हमारे पास बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, अब इसको कैसे करना, अब हमारे पास जो तार है उसके अंदर आपको पता है क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को भेजेगा। अब जैसे ही इस सेल के अंदर ये थोड़ा सा सेल ये है नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इसके संपर्क में आया तो क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। मूवमेंट इसके कारण ने हमेशा ऐसे जोड़ दिया, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद कि असली जो फंक्शन है इसका वो कैसे होता है। अब ये सेल है, सेल के अंदर आपको पता है कि जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब इस तार में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और नेगेटिव ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। अब यहाँ से उठ के सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे चला गया, पॉजिटिव वाले हिस्से पे जमा हो गया। अब इस हिस्से पर क्या हो गया, जमा हो गया।
अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां हुई है। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट वो कहां से कहां हुई है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा होगा, बहुत सारा चार्ज यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, जमा होगा। और यहाँ पे आपको पता है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, अब इसके अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर आपको पता है कि रासायनिक ऊर्जा है इसके अंदर, यानी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। और आपको अच्छी तरह से पता भी होगा, मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं, तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो जो हमारे पास शुष्क सेल होता है, जो हम 5 रुपए या 10 रुपए का सेल आता है, उसके अंदर क्या होते हैं, जिंक वगैरह, कैथोड वगैरह, एनोड वगैरह, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, रासायनिक ऊर्जा भरी पड़ी है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, अब इसका काम क्या है, यहाँ से इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे वापस भेजना चालू कर देगा इसको। ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। अब इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट होती रहेगी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहेगी। और जो विद्युत सेल होता है उसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो विद्युत जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसके पास, उसको फर्दर कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही यहाँ से कोई भी नेगेटिव चार्ज आया, अब वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो करना कर देगा, और जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो करना चालू। अब ये जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है जैसे इसके अंदर कोई भी केमिकल एनर्जी बढ़ी, अब इसका काम क्या है, पॉजिटिव चार्ज को कहां पे भेजेगा, यहां से यहां, फिर वापस यहां से यहां, ऐसे ही पूरा पूरा साइकिल है वो चलता रहेगा। क्या हमेशा ये साइकिल चलता रहेगा, तो जवाब है नहीं। तो इसके अंदर भी कोई ना कोई चीज ऐसी है जो खर्च होती रहेगी। ठीक है, वैसे ऐसा तो है नहीं कि जो हमेशा ये एक बार इसका यूज कर लिया तो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो क्या होती रहेगी, निरंतर खर्च होती रहेगी, जिसके कारण एक टाइम पर ऐसा आएगा कि ये अपनी जो सेवा है, जैसे विद्युत बनाने की जो सेवा है, एक दिन वो क्या कर देगा, इसको रिटायर हो जाएगा, यानी खत्म कर देगा। जैसे आपने देखा होगा, मान चलो कोई हमें सेल डाला घड़े के अंदर, तो घड़े के अंदर क्या है, वो अच्छी तरह से चलने लगा, लेकिन महीने 2 महीने 5 महीने के बाद क्या हो जाता है, वो सेल खत्म होना चालू हो जाता है, उसके बाद हमारा घड़ा रुक जाता है। ठीक है, तो वही काम इसके अंदर होता है, जितना इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, जो उसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है जो विद्युत बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, निरंतर खर्च होता रहेगा, जिसके कारण क्या है, एक टाइम पर आने वाली सेल हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताने की कोशिश हम कर रहे थे, तो इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो उसने काम करना है। अब क्या आपको पता है कि यहाँ पे क्या जमा हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऐसे क्या कर देगा, फ्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है, कि हमारे पास विद्युत बन रही है। ठीक है, तो विद्युत आपको पता लग सकता है कि ऐसे ऐसे बनती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो करती है वोल्ट होती है, और वोल्ट को किलो में मापते हैं हमें वोल्ट मीटर में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा कि जो हमारे पास ड्राई सेल होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से जो कोई भी चीज है उसको ये ग्लो करता है या उसकी खुशनी भी करवाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।